ऑनलाइन थी आप? वेरी गुड। आया करो। ओके बच्चों, ठीक हो? बाद में, ये मैं बाद में इसलिए कराता हूं कि थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ जाए चीजें, उसके बाद करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अभी मेरे को एक एक बात बतानी पड़ेगी, बाद में आप खुद ही बोलोगे गेस्टाल्टवाद ये होता है, संबंधवाद ये होता है, निर्मितवाद ये होता है। मजा आएगा, चिंता मत करो। जैसे मैं चल रहा हूं वैसे चलना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए अब पढ़ते हैं अधिगम, इंग्लिश में लर्निंग। चलिए चलिए आप मुझे बताएंगे अधिगम क्या होता है? सीखना। सीखना क्या होता है? लर्निंग। लर्निंग क्या होता है? ओके, पहला जवाब यही आता है जो आपने दिया, बहुत बढ़िया। सीखने का मतलब है चेंज इन बिहेवियर। क्या होता है? चेंज इन बिहेवियर, जिसको बोलते हैं व्यवहार में परिवर्तन। ओके, मॉडिफिकेशन। अब खास बात सुने, पहला ही प्रश्न आपको यह पूछेंगे, बेटा ध्यान दो। अगर आपसे कोई पूछ ले कि सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, लर्निंग इज चेंज इन बिहेवियर, ओके, पर ये चेंज या ये परिवर्तन कैसा है? परमानेंट और टेम्परेरी? स्थायी की अस्थायी? तो हम बोलेंगे ना तो स्थायी ना तो अस्थायी, अपेक्षाकृत स्थायी, जिसको बोलते हैं रिलेटिवली परमानेंट। क्या बोलेंगे? रिलेटिवली परमानेंट। पहला प्रश्न यही आता है। अगर आवाज आ रही है मेरी? आपको पूछेंगे अधिगम है, ऑप्शन एक अस्थायी व्यवहार में परिवर्तन, ऑप्शन दो व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, तो फिर तीसरा ऑप्शन देखना, वहां मिलेगा व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। मतलब ये स्थायी के करीब है पर पूरा स्थायी नहीं है। लेकिन बाय द वे परीक्षा में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन नहीं आता, केवल दो ऑप्शन आते हैं, स्थायी और अस्थायी। तो हम किसके साथ जाएंगे? स्थायी के साथ। तब हम किसके साथ जाएंगे? स्थायी के साथ। पहली बात क्लियर। दूसरी बात, क्या सुन रहे हो? क्या परिपक्वता, मैच्योरिटी, क्या परिपक्वता के कारण होने वाले परिवर्तन अधिगम है? यस और नो? नो, नहीं है, वो तो अपने आप ही होते हैं। तीसरी बात, क्या परिपक्वता अधिगम को प्रभावित करती है? यस और नो? ऑफ कोर्स करती है। चौथी बात, नींद, थकान, बीमारी, औषधि, मेडिसिन, इनके कारण जो व्यवहार में परिवर्तन होते हैं उनको हम अधिगम कह सकते हैं? यस और नो? नो। क्यों नहीं? यस, ये टेम्परेरी होते हैं। ये क्या होते हैं? टेम्परेरी होते हैं, ये अस्थायी होते हैं, इसलिए इनको अधिगम नहीं कहते। क्या बात है, याद रहेंगी ये बातें? वेरी गुड। अब सबसे पहले अधिगम की परिभाषाएं बहुत महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण। निश्चित रूप से कोई ना कोई स्टेटमेंट आता है, मैंने ऐसी कोई परीक्षा देखी नहीं जहां पे डेफिनेशन नहीं आई हो लर्निंग की। तो परिभाषा देखेंगे हम सबसे पहले। उसके लिए आप मुझे एक बात का और जवाब दें। जब बच्चा इस दुनिया में आता है, छोटा बच्चा पहली बार आता है ना? जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो आप मुझे बताएंगे उसकी पहली एक्टिविटी, पहला व्यवहार, पहला एक्शन क्या होता है? बोलो। यस, वो रोता है। क्या करता है वो? रोता है। सवाल उठता है कि रोता क्यों है? यस, कुछ लोग कहते हैं वातावरण बदला इसलिए रोता है, बिल्कुल सही है। कुछ लोग कहते हैं मां से जुदा हुआ इसलिए रोता है, सही है। मेडिकल साइंस कहती है कि रोना एक नया जन्म है, रोने से ही जन्म शुरू होता है। जब हम हंसते हैं तो हमारी मां भी हंसती है, मुस्कुराती है। हम रोते हैं तो उसको भी तकलीफ होती है। लेकिन जिंदगी में एक पल वो आया था जब हम रोए थे तो मां मुस्कुराई थी। ऑल इज वेल, रोना सब कुछ ठीक है, इसकी निशानी है। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं, कबीर जी जैसे लोग, कि हम इस पाखंडी दुनिया में आ गए इसलिए रोते हैं। वजह जो भी है, कारण जो भी है, बालक जब जन्म लेता है तो उसका पहला व्यवहार होता है रोने का। और जैसे ही वो रोता है मां उसे दूध पिलाती है, और जैसे ही बच्चा दूध पीता है वो शांत हो जाता है। पुनः उसे कोई पीड़ा होती है, कोई तकलीफ होती है, भूख लगती है, या फिर जाने क्यों फिर वो रोता है। और जैसे ही वो रोता है मां उसे फिर दूध पिलाती है। यानी जब जब बच्चा रोता है तब तब मां उसे दूध पिलाती है। बच्चा इस बात को जान लेता है, सीख लेता है कि रोने से दूध मिलता है। दैट इज लर्निंग। ये सीखने का पहला सबक है, जिसको परिभाषा के रूप में बहुत ही सुंदर शब्दों में जिन्होंने बांधा है उनका नाम है जेपी गिलफोर्ड। क्या नाम है?
जेपी गिलफोर्ड। तो नाम लिखें जेपी गिलफोर्ड साहब का और इनका स्टेटमेंट लिखें। जेपी गिलफोर्ड, यस, लर्निंग इज एनी चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू बिहेवियर। ये कहते हैं कि सीखना व्यवहार से उत्पन्न व्यवहारगत परिवर्तन है। व्यवहार से उत्पन्न व्यवहारगत परिवर्तन है। बहुत बढ़िया परिभाषा है। लर्निंग इज एनी चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू बिहेवियर। मैं आपको फिर बता दूं, परीक्षा में शब्द बदलेंगे, कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा। आपको कॉन्सेप्ट समझना है। सीखना व्यवहार से उत्पन्न व्यवहारगत परिवर्तन है, जेपी गिलफोर्ड। यानी जेपी गिलफोर्ड व्यवहारगत परिवर्तन को सीखना बोलते हैं, पर यह व्यवहारगत परिवर्तन किस वजह से हुआ? ड्यू टू बिहेवियर, व्यवहार के कारण से हुआ। तो क्या लिखा? लर्निंग इज एनी चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू बिहेवियर। आपको पता है परीक्षा में अगर यह पूछ लें, ऐसा भी आया परीक्षा में कि सीखना एक व्यवहारगत परिवर्तन है, यह किसके कारण से होता है? 4 ऑप्शन दे देंगे तो राइट होगा किसके कारण से होता है? व्यवहार के कारण से। किसके कारण? वो बच्चा पहली बार रोता ही नहीं तो मां उसको दूध पिलाती ही नहीं, अगर उसको दूध पिलाती नहीं तो रोना उसको आता ही नहीं, यानी उसने रोना सीख लिया। इसका मतलब पहली बार जो व्यवहार हुआ उसी को बाद में अपने व्यवहार में परमानेंट, रिलेटिवली परमानेंट शामिल कर लिया। यह परिभाषा का मतलब है। लेकिन परीक्षा में शब्द बदलेंगे। अगर ऐसा पूछ ले, सीखना व्यवहार जन्य व्यवहारगत परिवर्तन है, यह किसने बोला? व्यवहार जन्य व्यवहारगत परिवर्तन है, किसने बोला? तो भी जेपी गिलफोर्ड करेंगे। सीखना व्यवहार प्रसूत व्यवहारगत परिवर्तन है, तो भी, क्योंकि प्रसूत समझते हो किसको बोलते हैं? प्रसूत बोलते हैं ना, वीर प्रसूता जननी है। प्रसूता मतलब जिससे उत्पन्न होते हैं उसको बोलते हैं प्रसूत। तो व्यवहार से उत्पन्न होता है क्या? व्यवहार से क्या उत्पन्न होता है? व्यवहार से क्या उत्पन्न होता है? व्यवहारगत परिवर्तन। जो व्यवहार में चेंज आया है वो किससे आया है? व्यवहार के कारण से आया है, बिहेवियर इटसेल्फ। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है, सीखना व्यवहार के कारण होने वाला व्यवहारगत परिवर्तन है। यह किसने बोला? जेपी गिलफोर्ड। ओके, अब वो बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया। आप सुन रहे हो आगे वालों? सीखना व्यवहार से उत्पन्न व्यवहारगत परिवर्तन है, यह किसने बोला? जेपी गिलफोर्ड। अब वो बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, एक दिन अपने कमरे में बैठा है, अंधेरा है, लाइट नहीं है, पर उसके सामने कैंडल जल रही है। कैंडल समझते हो? मोमबत्ती। मोमबत्ती जल रही है जिसकी बड़ी सी लो उसको बहुत प्यारी लग रही है। वो उसकी तरफ अपलक देखता है, निहारता है और उसका मन करता है कि मैं इसको छू लूं। वो हाथ बढ़ाता है और छू लेता है। क्या होगा? जलेगा। अगले दिन वही कमरा, वही अंधेरा, वही मोमबत्ती, वही उसको अपलक निहारना, और आज भी उसका मन करता है कि मैं इसको छू लूं। आज वो हाथ बढ़ाता है लेकिन हटा लेता है। दैट इज लर्निंग। ये भी तो सीखना है। उसने किससे सीखा? एक्सपीरियंस से सीखा, अनुभव से सीखा। बहुत बार ऐसा अनुभव से और बहुत बार ऐसा जानबूझ के प्रशिक्षण देके भी करते हैं, ट्रेनिंग से भी करते हैं। तो 2 शब्दों वाली बहुत मशहूर परिभाषा है, अनुभव और प्रशिक्षण के कारण होने वाला व्यवहारगत परिवर्तन सीखना है। ये किसकी है? गेट्स एवं अन्य। शाबाश। तो लिखिए गेट्स एवं अन्य, गेट्स एवं अन्य, गेट्स एंड अदर्स। और इनकी परिभाषा में अनुभव और प्रशिक्षण 2 शब्द आएंगे। अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा, अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा, अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा होने वाला व्यवहारगत परिवर्तन ही सीखना है। अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा होने वाला व्यवहारगत परिवर्तन ही सीखना है। गेट्स एवं अन्य। चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग इज लर्निंग। आप बताएंगे अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा होने वाला व्यवहारगत परिवर्तन सीखना किसने बोला? गेट्स एवं अन्य ने बोला। तो व्यवहार के कारण होने वाला व्यवहारगत परिवर्तन सीखना है, ये किसने बोला? ये जेपी गिलफोर्ड ने बोला। आराम से याद रहेगा। ओके, इसका मतलब सीखना व्यवहारगत परिवर्तन है। सीखना क्या है? ये व्यवहार के कारण से होता है, तब तो किसका नाम याद रखेंगे? गिलफोर्ड साहब का।
और ये अनुभव और प्रशिक्षण से होता है, तो फिर यस गेट्स एवं अन्य। मैं आपको बता दूं, परीक्षा में शब्द बदलेंगे, शब्द बदलेंगे, बदल बदल के आ सकते हैं। आपने जेम्स वोट का नाम सुना है? जेम्स वोट, जेम्स वोट वास्प का इंजन का आविष्कार किया था। वो एक दिन अपने घर में बैठे थे, सुन रहे हो ना? उनके सामने एक चूल्हा जल रहा था, चूल्हे पे एक बर्तन था, उसमें पानी था, उसके ऊपर एक प्लेट रखी हुई थी। अचानक उसमें खड़खड़ की आवाज आनी शुरू हो गई। उन्होंने देखा ये क्या हो रहा है। बाद में उन्होंने जाना कि ये पावर ऑफ स्टीम है, ये वाष्प की शक्ति है जिसकी वजह से ये साउंड है। दैट इज लर्निंग। न्यूटन बगीचे में बैठे थे, सेब गिरा, गिरा ना, किधर गया? नीचे की तरफ गया। उन्होंने सोचा ये नीचे ही क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया, इधर क्यों नहीं गया? बाद में उन्होंने जाना कि ये गुरुत्वाकर्षण की ताकत है जो हर चीज को खींचती है। इसका मतलब किसी नई बात को जान लेना भी सीखना होता है। लेकिन ये परिभाषा जेम्स वॉट की नहीं है, न्यूटन की नहीं है, बल्कि वुडवर्थ की है। किसकी है? वुडवर्थ की। तो नाम लिखिए वुडवर्थ साहब का, और बहुत महत्वपूर्ण कथन है इनका वुडवर्थ का, लिखिए। किसी नई बात को जान लेना ही सीखना है। किसी नई बात को जान लेना ही सीखना है। किसी नई बात को जान लेना ही सीखना है, वुडवर्थ। किसी नई बात को जान लेना ही सीखना है, वुडवर्थ। लेकिन हम आपको बता दें, परीक्षा में शब्द बदलेंगे, इसलिए बहुत बार ऐसा लिखा आया है कि नई बात को जान लेना ही सीखना है, और बहुत बार और करके लिखिए, ऐसा लिखा आया है, यह भी वुडवर्थ का स्टेटमेंट है, सीखना नवीन ज्ञान की प्रक्रिया है। सीखना नवीन ज्ञान की प्रक्रिया है, वुडवर्थ। सीखना नवीन ज्ञान की प्रक्रिया है, और इस बार भी वुडवर्थ का नाम लिखेंगे। लेकिन आपको जान के ताज्जुब होगा कि परीक्षा में सबसे ज्यादा जो स्टेटमेंट आया है वो ना तो ये बल्कि तीसरा। कौन सा? नो, वो तो स्किनर की है। यस, सीखना विकास की प्रक्रिया है। लिखो और करके, सीखना विकास की प्रक्रिया है। बेटा वो स्किनर है जो तुमने बोला, सीखना विकास की प्रक्रिया है। सीखना विकास की प्रक्रिया है। बात समझ में आ रही है? सीखना विकास की प्रक्रिया है। आप मुझे बताएंगे कि व्यवहार के कारण होने वाला व्यवहारगत परिवर्तन सीखना किसने बोला? किसने बोला? जेपी गिलफोर्ड ने बोला। तो अनुभव और प्रशिक्षण वाली बात किसकी? गेट्स एवं अन्य। वुडवर्थ का पहला स्टेटमेंट क्या है? नई बात को जान लेना ही सीखना है। तो वुडवर्थ का दूसरा स्टेटमेंट नवीन ज्ञान की प्रक्रिया, और वुडवर्थ का तीसरा स्टेटमेंट सीखना विकास की प्रक्रिया है। किसकी प्रक्रिया है? विकास की प्रक्रिया है। तो हम किसका नाम लेंगे? वुडवर्थ का नाम लेंगे। कोई सा भी स्टेटमेंट आ जाए, किसका नाम लेंगे? वुडवर्थ का। बात समझ में आ रही है? क्योंकि परीक्षा में शब्द बदलेंगे, बात नहीं बदलेगी। लिख लिया सबने? चलिए, जब आप छोटे बच्चे थे, याद करो, जब आप बहुत छोटे थे तो आप बहुत अच्छे थे। सब लोग लड़के लड़कियां साथ साथ खेलते थे। खेलते थे, खेल खेल में लड़ते भी थे। खेल खेल में लड़ते इसलिए अच्छे नहीं थे कि साथ साथ खेलते थे, बल्कि इसलिए अच्छे थे कि खेल खेल में लड़ते थे, झगड़ते थे, रूठते थे, मचलते थे, मटकते थे, नाराज होते थे, लेकिन थोड़ी देर बाद वापस एक हो जाया करते थे। लेकिन धीरे धीरे आप बड़े हो गए, और जब बड़े हुए और फिर किसी से आपका झगड़ा हुआ तो उसके साथ खेलना तो दूर की बात है, बात करना भी दूर की बात है, आपने उसका चेहरा तक नहीं देखा। लेकिन आप इस बात को भी समझ गए कि लड़ना ठीक नहीं है, और आपने लड़ना छोड़ दिया। क्या वो अब बचपन वाली लड़ाइयां होती हैं? नहीं होती। यह भी सीखना है। इसको बोलते हैं व्यवहार में सुधार, या व्यवहार में संशोधन,
या व्यवहार में परिमार्जन, मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है, इसको देने वाले हैं गार्डनर मर्फी। क्या नाम है उनका? गार्डनर मर्फी। तो लिखिए, जी मर्फी के नाम से मशहूर हैं गार्डनर मर्फी। और ये कहते हैं सीखना व्यवहार अथवा दृष्टिकोण में, सीखना व्यवहार अथवा दृष्टिकोण में परिमार्जन है। परिमार्जन है। सीखना व्यवहार अथवा दृष्टिकोण में परिमार्जन है। जी मर्फी, गार्डनर मर्फी। सीखना व्यवहार अथवा दृष्टिकोण में क्या है? परिमार्जन। परिमार्जन क्या होता है? ओके, बेहतर है। परिमार्जन का मतलब होता है बेहतर बनाना। तो ऐसा भी परीक्षा में आया है, सीखना व्यवहार और दृष्टिकोण में परिष्कार है तो भी जी मर्फी। सीखना व्यवहार और दृष्टिकोण में संशोधन है तो भी जी मर्फी। लर्निंग इज रिवीजन इन एटीट्यूड या रिवीजन इन बिहेवियर, दैट इज गार्डनर मर्फी। तो रिवीजन आए, संशोधन आए, सुधारना आए, बदलाव आए, तो किसका नाम लेंगे? गार्डनर मर्फी का नाम लेंगे। याद रहेगा। अगली परिभाषा मैं आपको बताता हूं। स्किनर का नाम सुना है? स्किनर हैं दो। एक तो स्किनर हैं जो आपने बताया उत्तरोत्तर परिवर्तन वाले, शिपिंग एंड चेनिंग वाले, ऑपरेंट कंडीशनिंग वाले। और एक स्किनर हैं चार्ल्स ई स्किनर, जिनको बोलते हैं सीई स्किनर। उन्होंने वर्षों पहले एक परिभाषा दी थी। उनकी बुक का नाम भी एजुकेशन साइकोलॉजी है। एजुकेशन साइकोलॉजी नाम की बुक बहुत लोगों की आती है। थॉर्नडाइक की बुक का नाम भी एजुकेशन साइकोलॉजी है। स्किनर, चार्ल्स ई स्किनर की बुक भी है। एडविन गुथरी की बुक भी है। तो उन्होंने एक परिभाषा दी थी वर्षों पहले। सुन रहे हो आप मेरी बात? और यह परिभाषा कुछ दिनों पहले हमने एक किसान के मुंह से सुनी थी। हूबहू वही बात, वही कॉन्सेप्ट। मैंने बोला ना, शब्द बदलेंगे अर्थ नहीं बदलेगा। तो ये क्या था? एक्चुअली थोड़े दिन पहले की बात है। थोड़े क्या, काफी दिन हो गए, पर हम तब पढ़ाना शुरू कर चुके थे। एक बार क्या हुआ, आप सुन रहे हो ना? एक बार हम कहीं घूमने जा रहे थे बाई कार, बाई रोड। और जब जब हम जा रहे थे तो एक जगह हमारी गाड़ी खराब हो गई। जहां पे गाड़ी खराब हुई, इत्तेफाक से उसके पास गन्ने के खेत थे। किसके खेत थे? गन्ने के खेत थे। तो हमें लगा थोड़ा वक्त लगेगा, तो हम टहलने चले गए। एक पगडंडी पे मैं निकला इधर। जैसे ही मैं आगे गया, मैंने देखा एक किसान और उनका बेटा कोल्हू चला के गन्ने का रस निकाल रहे थे। देखा आपने, कोल्हू चला के निकालते हैं? यस, वो गन्ने का रस निकाल रहे थे मास लेवल पे। जैसे मैं उनके पास गया, अजनबी को देख के किसान ने मेरी तरफ देखा, मैं भी सहम गया। फिर उन्होंने पूछा, कौन हो आप? जब मैंने कहा कि हम लोग ऐसे घूमने आए थे और मैं एक टीचर हूं, तो किसान की आंखों में श्रद्धा के भाव आ गए। देखो शिक्षक कितनी बड़ी पोस्ट होती है। जब आप बनोगे, और निश्चित रूप से बनोगे, तो बहुत सम्मान मिलेगा। किसान ने श्रद्धा के भाव के साथ मुझे देखा और बोला कि गुरुजी, जब आप इधर आ ही गए तो आपको हम गन्ने का रस पिलाएंगे। अब उस मासूम से आग्रह को कोई टाल थोड़ी सकता है, तो हमने भी हां कर दी। ओके। किसान ने, वो जो लड़का था पास में, वो उनका बेटा था, उसको बोला कि बेटा, गुरुजी आए हैं, इनको गन्ने का जूस पिलाएंगे, दौड़ के घर से गिलास लेके आ जाओ। पास में उनका घर था। बच्चा दौड़ गया। जैसे ही बच्चा गया, किसान ने मेरी तरफ देखा और मुझसे एक सवाल किया। क्या सवाल किया पता है? कि गुरुजी, मैंने उसको ये तो कह दिया कि गिलास लेके आओ, लेकिन ये नहीं बताया कि कितने गिलास लाने। अब देखते हैं आजकल के बच्चे और आजकल के गुरुजी क्या पढ़ाते हैं, क्या पढ़ते हैं, पता लग जाएगा। बड़ा गंभीर प्रश्न था। मैंने कहा हां ये तो है, पर मैं तो एक ही हूं, एक ही गिलास चाहिए। उन्होंने कहा आप एक ही हो, लेकिन हम मसाला मिलाते हैं, मट्ठा मिलाते हैं, इसलिए 2 गिलास चाहिए। अगर वो 2 गिलास लेके आएगा तब तो है पढ़ने पढ़ाने में दम, नहीं तो सब बकवास है। वेट करने लगे हम। आप जानते हैं लड़का वापस आया तो कितने गिलास लाया? 1। और जैसे ही वो 1 गिलास लेके आया, किसान ने फिर मेरी तरफ देखा और मुझसे कहा, क्यों गुरुजी? मैंने कहता था आजकल की पढ़ाई, आजकल का सीखना सिखाना
आजकल के बच्चे और आजकल के गुरु। जब ये कहा तो मैं भी लाजवाब हो गया। बात सही थी, बोले बात सही थी। लेकिन मुझे लगा कि ये किसान नहीं, ये किसान के रूप में भगवान है, यही कुछ ना कुछ रास्ता बताएंगे। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा हाँ आप ठीक कहते हो, पर आप ही बताओ आखिर हम लोग भी क्या करें। इसके जवाब में किसान ने जो बात कही वो एग्जैक्ट वही थी जो C.E. स्किनर ने बरसों पहले अपनी बुक में लिखी थी। किसान ने क्या कहा कि गुरुजी, सुन रहे हो आप, अब आपका भी दोष नहीं है। आजकल के बच्चे ही ऐसे हैं जो जितना बताते हैं उतना ही करते हैं, अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ते। दैट इज लर्निंग। बात समझ में आई क्या? जितना बताते हैं उतना करना सीखना है। बोलो, जितना बताते हैं उतना ही करना सीखना है? नहीं है, सीखना तो उसके आगे है, अपनी तरफ से कुछ जोड़ना है। बात समझ में आई? कई बार हम पढ़ते थे ना, हमारे एक सर थे इंग्लिश के, वो कहते थे कि लाइन टू लाइन पढ़ लेना सब कुछ नहीं होता, बिटवीन द लाइंस जाना पड़ता है, उसमें भाव क्या है अंदर उसको समझना पड़ता है। बात समझ में आई आपको? तो ये परिभाषा C.E. स्किनर की है, लिखिए आप, C.E. स्किनर। जूस तो क्या बोले, उधर कोई कोई बोलता है कि चोला अभी तक ना धोयो, उधर कहता है कि जूस पियो कि ना पियो। C.E. स्किनर याद रखना, ये B.F. स्किनर नहीं है, चार्ल्स E. स्किनर है। और इनका स्टेटमेंट है सीखना, स्टेटमेंट लिखिए, सीखना तथ्यों एवं सूचनाओं का, सीखना तथ्यों एवं सूचनाओं का, सीखना तथ्यों एवं सूचनाओं का यांत्रिक प्रस्तुतिकरण, यांत्रिक प्रस्तुतिकरण ही नहीं, यांत्रिक प्रस्तुतिकरण ही नहीं, इसके आगे भी कुछ है, इसके आगे भी कुछ है। सीखना तथ्यों एवं सूचनाओं का यांत्रिक प्रस्तुतिकरण, मोटर प्रेजेंटेशन इज नॉट लर्निंग, लर्निंग इज फार अगो। तथ्यों एवं सूचनाओं का यांत्रिक प्रस्तुतिकरण ही नहीं, बल्कि इसके आगे भी कुछ है। आप मुझे बताएंगे इसके आगे क्या है? हाँ, बोला ना मैंने, मोटर प्रेजेंटेशन बोलते हैं इसको। लर्निंग इज नॉट ए मोटर प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट। यस, ये खुद जोड़ लिया करो, फैक्ट्स इंफॉर्मेशन, वो ज्यादा बढ़िया बता देगी प्रज्ञा। पर तुम बताने में लगी रहोगी तो फिर मेरी बातें कब सुनोगी? हाँ, वो भी सुनते रहना है। तुम तो पूरा उसका वो ले लोगी, कंसंट्रेशन उधर ही ले लोगी, है ना? कोई बात नहीं। ओके, बात समझ में आई? क्या होता है यांत्रिक प्रस्तुतिकरण? जितना बताएं उतना ही करें किसी भी फैक्ट को और सूचनाओं को, इसको बोलते हैं रटना। ये क्या होता है? रटना। तो रटना सीखना नहीं है, सीखना तो समझना है। सीखना क्या है? समझना है, रटना सीखना नहीं है। बात समझ में आई? तो हम किसी भी चीज को रटते हैं वो खराब है, हमको समझना है उसको। बात क्लियर हुई? बोलो। ओके, एक विद्वान हुए हिलगार्ड, क्या नाम है? हिलगार्ड। हिलगार्ड ने बोला है कि कई बार ऐसा भी सीखना होता है जो अचानक ही हो जाता है, तो उनकी परिभाषा भी है, लिखो नाम, हिलगार्ड, E.R. हिलगार्ड है ये। हिलगार्ड, हिल गार्ड, हिलगार्ड क्या बोलते हैं? अचानक उपस्थित हुई परिस्थिति में, अचानक उपस्थित हुई परिस्थिति में की गई आकस्मिक क्रिया,
ही सीखना है। अचानक उपस्थित हुई परिस्थिति में की गई आकस्मिक क्रिया ही सीखना है। E.R. हिलगार्ड। अचानक उपस्थित हुई परिस्थिति में की गई आकस्मिक क्रिया ही सीखना है, हिलगार्ड। कोई न कोई बात आएगी परीक्षा में, वहां जब आपको आता हुआ स्टेटमेंट दिखता है तो कितना मजा आता है, पता है ना। तो अचानक उपस्थित हुई परिस्थिति में की गई आकस्मिक क्रिया ही सीखना है, हिलगार्ड। आप जानते हैं सबसे ज्यादा परीक्षा में जो अधिगम की परिभाषा पूछी गई है वो क्रो एंड क्रो साहब की है। किसकी है? एटीट्यूड। शाबाश, 3 शब्दों वाली परिभाषा है। क्या बोला क्रो एंड क्रो ने? सीखना आदत, ज्ञान और मनोवृत्ति का अर्जन है। एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड। यस, तो क्रो एंड क्रो का नाम लिखिए, क्रो एंड क्रो। और इनकी परिभाषा है सीखना आदत, इंग्लिश में बोलेंगे हैबिट्स। सीखना आदत, हैबिट्स, कोमा, ज्ञान, इंग्लिश में बोलते हैं नॉलेज, तथा मनोवृत्ति। अभिवृत्ति मनोवृत्ति एक ही बात होती है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एटीट्यूड। एटीट्यूड का अर्जन है, अर्जन, एक्विजिशन है, एक्विजिशन। क्रो एंड क्रो। हाँ, कौन से की? हिलगार्ड वाली बहुत मुश्किल है यार, वो बता देगी। अचानक उपस्थित हुई, क्या बात है, तुम इधर बैठो बताया करो इनको। नॉट रैंडम, इंसिडेंटली बोल सकते हैं, है ना, इंसिडेंटली। हाँ, सडनली। क्या बात है, कमाल की चीजें आती हैं निकल के। ओके, एक मेथड है ब्रेनस्टॉर्मिंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं मस्तिष्क उद्वेलन, मस्तिष्क विप्लव, मानस मंथन, मस्तिष्क उद्वेगी। अलेक्स एफ ओसबर्न का है, कमाल का मेथड है। उसमें क्या होता है पता है? उसमें आपके दिमाग में तूफान मचाते हैं। विप्लव का मतलब होता है तूफान, वो प्रलय। तो दिमाग में आइडियाज के तूफान मचते हैं, और सबके अलग अलग दिमाग में अलग अलग चीजें आती हैं। लेकिन वो क्या है कि उसमें सामूहिक एक कंक्लूजन, निष्कर्ष निकल के आता है। क्रिएटिविटी की विधि है, सृजनात्मकता की विधि। तो आपको कोई कह दे कभी किसी दिन कि आज तुम्हारी पूरी छूट है, तुम्हारे जो मन में आए वो बोलो, कोई तुम्हें नहीं टोकेगा, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा, कोई तुम्हारे मार्क्स नहीं कटेंगे, बस बोलो। तुम तो निकालो अपने आइडियाज, निकाल लो भड़ास, तो पता नहीं क्या क्या बोलोगे, बोलते ना। तो उसमें आइडियाज निकल के आते हैं, दैट इज क्रिएटिविटी, वो सृजनात्मकता है। तो सडनली ऐसा ही है, सडनली। ओके, क्रो एंड क्रो का नाम याद रखना। किसका? क्रो एंड क्रो की परिभाषा में 3 शब्द हैं। पहला है आदत, दूसरा है ज्ञान, तीसरा है मनोवृत्ति। यानी सीखना आदत का अर्जन है, ज्ञान का अर्जन है, मनोवृत्ति का अर्जन है। ये परिभाषा देने वाले हैं क्रो एंड क्रो। कौन है? क्रो एंड क्रो। याद रहेगा। बताएंगे आप मुझे, व्यवहार के कारण होने वाला व्यवहारगत परिवर्तन सीखना किसने बोला? किसने बोला? गिलफोर्ड ने। तो गेट्स ने कौन से 2 शब्दों वाली बात बोली? अनुभव और प्रशिक्षण वाली बात बोली। शाबाश। वुडवर्थ का पहला स्टेटमेंट याद है? नई बात को जान लेना। दूसरा क्या था? नवीन ज्ञान की प्रक्रिया। और तीसरा विकास की प्रक्रिया। आपके गार्डनर मर्फी ने क्या बोला था? सीखना परिमार्जन है, सुधारना है, संशोधन है। ओके। और क्रो एंड क्रो की महत्वपूर्ण परिभाषा 3 शब्दों वाली, सीखना आदत, ज्ञान, मनोवृत्ति का अर्जन है। आगे चलता है। अब देखो बच्चों, अब हम अधिगम के सिद्धांतों में चलेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनको ध्यान से समझना आप, क्योंकि एक बार आपने प्रिंसिपल ये देख ली, थियरीज देख ली, तो उसमें कोई जिंदगी में कभी कैसा भी प्रश्न आए आपका गलत नहीं होगा। बस उसको समझना है, अंदर की बातें। सबसे पहले तो एक सवाल यह पूछा जाता है कि अधिगम की जितनी थियरीज हैं, जितने सिद्धांत हैं, आप सुन रहे हो मेरी बात, उनको हम 2 श्रेणियों में बांटते हैं। कितनी श्रेणियों में? एक तो वो सिद्धांत
जिनमें दिमाग वाली चीजों का रोल होता है, एक वो जिनमें दिमाग वाली चीजों का रोल कम होता है। तो जिनमें, सुन रहे हो ना, जिनमें संज्ञानात्मक मानसिक प्रक्रियाओं का रोल ज्यादा होता है, जिनमें चिंतन, कल्पना, तर्क, प्रत्यक्षीकरण काम करते हैं, उन सिद्धांतों को बोलते हैं संज्ञानात्मक सिद्धांत। क्या बोलते हैं? और जिनमें दिमाग वाली चीजों का रोल कम होता है, उनको बोलते हैं व्यवहारवादी सिद्धांत। उनको क्या बोलते हैं? व्यवहारवादी। क्योंकि व्यवहारवाद, मैं स्कूल्स बताऊंगा आपको बाद में, व्यवहारवाद के लिए एक टर्म आती है। व्यवहारवाद कहते हैं कि हमारा जो दिमाग है ना, ब्रेन है, माइंड है, ये ब्लैक बॉक्स की तरह है। किसकी तरह है? ब्लैक बॉक्स, जिसके अंदर क्या हो रहा है कुछ पता नहीं लगता। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स महत्वपूर्ण होता है, अंदर वाली चीजें पता ही नहीं है, पर्दे के अंदर है। लेकिन संज्ञानवादी कहते हैं कि अंदर बहुत कुछ होता है। ये बातें हम पढ़ेंगे। तो मोटे तौर पे अधिगम के सिद्धांतों को दो श्रेणियों में रखते हैं, एक संज्ञानवादी और दूसरे व्यवहारवादी। परीक्षा में इनके दूसरे नाम बहुत आते हैं। संज्ञानवादी सिद्धांत को क्षेत्र सिद्धांत भी बोलते हैं, फील्ड थ्योरी भी बोलते हैं, एसएस थ्योरीज भी बोलते हैं, उद्दीपक सिद्धांत भी बोलते हैं। और चूंकि दिमाग वाली जो चीजें हैं, सेंट्रल नर्व सिस्टम और ब्रेन, ये सेंटर में होता है कि पेरीफेरल होता है, केंद्र में होता है कि शिरों पर होता है? ये केंद्र में होता है। इसलिए इन सिद्धांतों को सेंट्रल थियरीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रल थियरीज। ये पूछा गया है। इन सिद्धांतों को केंद्रीय सिद्धांत भी बोलते हैं। और इस कैटेगरी में सिद्धांत आएंगे गेस्टाल्टवाद, कूट लेविन का सिद्धांत, टोलमैन का सिद्धांत। और दूसरे जो व्यवहारवादी सिद्धांत हैं, उनको बोलते हैं परिधीय सिद्धांत। क्या बोलते हैं? परिधीय सिद्धांत। उनको बोलते हैं पेरीफेरल थियरीज। क्या बोलते हैं? पेरीफेरल थ्योरीज। उनको बोलते हैं उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। क्या बोलते हैं? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। और उन्हीं को बोलते हैं साहचर्यवादी सिद्धांत। और इसमें 5 सिद्धांत हम पढ़ते हैं। पहला है थॉर्नडाइक का ट्रायल एंड एरर। बोलिए, ट्रायल एंड एरर। दूसरा पढ़ेंगे पेवलव का क्लासिकल कंडीशनिंग। बोलो, पेवलव का क्लासिकल कंडीशनिंग। तीसरा पढ़ेंगे स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग। बोलो, स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग। चौथा पढ़ेंगे क्लार्क हल का सिद्धांत। और 5वां पढ़ेंगे एडविन गुथरी का सिद्धांत। आप जानते हैं, एक सिद्धांत ऐसा है जो व्यवहारवादी सिद्धांतों और संज्ञानवादी सिद्धांतों के बीच का ब्रिज है, पुल है। नो, कार्ल रोजर्स ने अधिगम का सिद्धांत नहीं दिया। वो है अल्बर्ट बेंडूरा की मॉडलिंग थ्योरी। हालांकि टोलमैन का सिद्धांत है, ध्यान देंगे, टोलमैन और क्लार्क हल 2 ऐसे शूरवीर हैं जिन्होंने अपने सिद्धांतों में इंटरविनिंग वेरिएबल्स को यूज किया है। इसलिए दोनों को ही उत्तर व्यवहारवादी बोलते हैं। दोनों को क्या बोलते हैं? उत्तर व्यवहारवादी बोलते हैं। लेकिन ब्रिज, पुल पूछा गया परीक्षा में, तो अल्बर्ट बेंडूरा की मॉडलिंग थ्योरी आएगी। कमाल का सिद्धांत।